एवरीवन, आप सभी लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का। ये हमारा क्लास 10 है जिसमें हम लोग समझेंगे आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट। तो रिसर्च आर्टिकल को कैसे लिखा जाता है इसके बारे में देखेंगे। इसमें पूरा हम डिटेल में देखेंगे कि रिसर्च आर्टिकल को लिखा कैसे जाता है, रिसर्च आर्टिकल का रेफरेंस कैसे लिखा जाता है। मेनली क्वेश्चंस रेफरेंस से आता है, बट हमें डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिसर्च आर्टिकल को लिखा कैसे जाता है। इसमें पूरा हम डिटेल में देखेंगे कि इंट्रोडक्शन पेज होता है कि नहीं होता है, टाइटल पेज होता है कि नहीं होता है, कि बीच में आप जितने भी टेक्स्ट लिखते हैं, जितने भी आप रिसर्च पेपर को लिखते हैं, उनके बीच में भी जो साइटेशन होता है उसको भी हम देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। पूरा एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताने वाला हूं, और हम यहाँ पर कुछ इमेज भी ऐड किए हैं जिसके थ्रू आपको और आसानी से समझ में आने वाला है। पूरे डिटेल में हम समझ लेंगे कि आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट, रिसर्च आर्टिकल को लिखने के लिए किन किन बातों को हमें ध्यान रखा जाता है, इन सब चीज़ों को भी देखेंगे। और यहाँ से इस वीडियो से भी आपको क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेगा क्वेश्चंस, क्योंकि आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट से भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, एक एक पॉइंट को पूरा डिटेल में देखेंगे। पूरा इसमें मैंने इमेजेस को भी ऐड किया है, डिफरेंस को भी लिखा है, जैसे पीएमए एपीए फॉर्मेट हो गया या एमएलए फॉर्मेट हो गया, इन सब का डिफरेंस को भी मैंने पूरा एक एक करके लिखा है। और मैं बता दूं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हम लोग करने वाले हैं, जिससे क्या होगा, आपको एक रफली आइडिया भी हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे, एक बार देख लेते हैं। इसमें हम आर्टिकल का फॉर्मेट देखेंगे, रिसर्च आर्टिकल को लिखने का पूरा तरीका समझेंगे, एमएलए का फॉर्मेट, एपीए का फॉर्मेट, शिकागो फॉर्मेट जिसको बोलते हैं, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में देखेंगे। देखिए तीन जो फॉर्मेट है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो फॉर्मेट और बहुत सारे हैं, बट होता क्या है, ये तीन जो फॉर्मेट होता है रिसर्च आर्टिकल को लिखने के लिए, उसके रेफरेंस को लिखने के लिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन इन्हीं तीन फॉर्मेट से भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अगर देखेंगे तो मेनली तो एमएलए और एपीए फॉर्मेट है और शिकागो फॉर्मेट। तो चलिए फिर एक एक करके देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं कौन कौन सा पॉपुलर साइटेशन स्टाइल से, मतलब कौन से पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं जिसका यूज़ कौन कौन से सब्जेक्ट्स में किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे एमएलए जो फॉर्मेट होता है, इसका यूज़ इंग्लिश में, लिटरेचर में, है ना, फॉरेन लैंग्वेजेस में, कम्युनिकेशन, रिलीजियस स्टडीज़, इन सब में एमएलए फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद एपीए फॉर्मेट का यूज़ साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में, और नर्सिंग, लिंग्विस्टिक स्टडीज़, इन सब सब्जेक्ट को आप रफली एक आइडिया के फॉर्म में रखेंगे कि अगर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आ जाता है कि कौन से फॉर्मेट को किस सब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है, या फिर ऑप्शन के फॉर्म में आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, तो आप एक रफली आइडिया में रखिए। जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, बिजनेस हो गया, इन सब में एपीए फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है शिकागो फॉर्मेट, जो हिस्ट्री के आर्ट सब्जेक्ट में, फाइन आर्ट्स में, एंथ्रोपोलॉजी में और फिलॉसफी में आपको देखने को मिलेगा शिकागो फॉर्मेट, है ना। IEEE एक जो फॉर्मेट होता है इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। देखिए अभी इंजीनियरिंग में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन साइंस हो, इन सब चीज़ों में IEEE के फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। अगला है CAC फॉर्मेट। अभी सबको डिटेल में भी समझेंगे कि सबका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। जितने भी हम लोगों ने ऊपर भी फॉर्मेट्स के बारे में देखा है, इसके फुल फॉर्म के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो CAC जो फॉर्मेट है, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में, तीन सब सब्जेक्ट में इन सब फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। तो आप इसको रफली एक बार याद रखेंगे, एमएलए, एपीए, शिकागो फॉर्मेट, हर एक चीज़ को अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमएलए एंड एपीए फॉर्मेट। अब देखिए इसमें ये तो पहला पॉइंट है, इसके लिए है, बाकी हम लोग दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट हम देखेंगे CAC फॉर्मेट और IEEE फॉर्मेट को भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए एमएलए फॉर्मेट वाज प्रोड्यूस बाय द, सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। इस चीज़ को याद रखेंगे, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस पूछा गया है। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, वाइल एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट बनाया गया है ना, इसको एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि एमएलए वाले क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, और एपीए है आपका अमेरिकन लैंग्वेज साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो फुल फॉर्म आपको पता हो गया। द टू आर यूज्ड इन द डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी। ये दोनों फॉर्मेट का यूज़ डिफरेंट स्टडीज़ में यूज़ किया जाता है। जैसे कि एमएलए का यूज़ इंग्लिश में, मॉडर्न लैंग्वेजेस में एंड फिल्म स्टडीज़ में किया जाता है। जैसे ऊपर हम लोगों ने और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि एमएलए फॉर्मेट का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, आप ऊपर में देख चुके हैं, है ना। तो इसी को यहाँ पर एक बार रिवाइज किया जा रहा है। वैसे वाइल एपीए का यूज़ कहाँ किया जाता है, सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, मेडिसिन में, एजुकेशन में। तो इन सब चीज़ों में एपीए फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। फुल फॉर्म तो आपको याद रखना है, एमएलए का फुल फॉर्म मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एपीए का फुल फॉर्म अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। अब उसके बाद है IEEE का फुल फॉर्म
इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। स्टाइल ए वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्मेट फॉर राइटिंग रिसर्च पेपर कॉमनली यूज्ड इन टेक्निकल फील्ड्स, तो टेक्निकल फील्ड्स के लिए हम लोग IEEE फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है, इंजीनियर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है? CSE, जिसको हम लोग साइंस के लिए यूज़ करते हैं ना, लाइफ साइंस के लिए, फिजिकल साइंस के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंस एडिटर्स, याद रखना। CSE का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ, देखिए लिखे यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंस एडिटर्स करके है, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फुल फॉर्म आपको पता होना ही चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला है। अब हम एक एक करके सभी फॉर्मेट्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे APA फॉर्मेट। फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। फुल फॉर्मेट में देखिए, अब APA फॉर्मेट का मैं बता दूं, इसमें एक टाइटल पेज होता है। लास्ट में मैं APA और MLA का डिफरेंस भी हम लोग पढ़ने वाले हैं टेबल के फॉर्म में, है ना, उसमें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम समझते हैं कि लिखा कैसे जाता है। देखिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं, APA फॉर्मेट में एक टाइटल पेज होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे कि APA फॉर्मेट में एक पेज होता है जिसमें टाइटल पेज जिसको बोलते हैं, मतलब इसमें टाइटल होता है, जो अंदर का जो पार्ट्स होता है, जो भी थ्योरी आप लिखे हैं वो बाद में आएगा, पहले एक टाइटल पेज बनाया जाता है। तो APA फॉर्मेट में क्या है? टाइटल पेज होता है, अगर आप रिसर्च आर्टिकल को लिखना चाह रहे हैं तो, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर रिसर्च पेपर आप लिख रहे हैं तो उसके लिए क्या होना है ना, मिलेगा आपको पेज नंबर, पेपर का टाइटल लिखा होता है, उसके बाद फिर ऑथर का नेम होता है, जो भी रिसर्च कर रहा है, जिसने पेपर बनाया है उसका नाम होता है, फिर डिपार्टमेंट का नाम होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, जिस भी जहाँ से वो एफिलिएशन है, वो है ना, मतलब फ्लोरिडा है तो वहाँ से एफिलिएशन है, और रिसर्च कहाँ पे हो रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर साइंसेज। इसको समझने के लिए बस मैंने रखा इस इमेज को, ताकि आपको आइडिया मिले कि लिखा कैसे जाता है ना। कोर्स क्या था? कोर्स का नाम क्या था? इन्वायरमेंटल टॉक्सियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद क्या है? देखिए यहाँ पर क्या है? इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर मतलब होता है आपका गाइड, गाइड का नाम लिखा होता है। गाइड में क्या है? डॉक्टर तारा सेबो आउटवुड, है ना। तो जो भी गाइड का नाम रहेगा, उसके बाद ड्यू डेट, कब तक आपको सबमिट करना था, उस डेट को मेंशन करना है। तो APA फॉर्मेट में सबसे पहला चीज़ आप यही याद रखें कि उसमें टाइटल पेज होता है, जिसमें टाइटल के बारे में बताया जाता है, ऑथर का नेम, कोर्स नेम, हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। पेज नंबर को कहाँ पे लिखा जाता है आप देख सकते हैं, राइट के अपर साइड, ठीक है। क्लियर हो गया अब APA का। अब हम लोग देखेंगे APA में रेफरेंसिंग कैसे होता है, रेफरेंस जो लिखा जाता है लास्ट में, है ना। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि APA में, है ना, जो लास्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस बोलते हैं, जो हम जनरली जानते हैं, बिब्लियोग्राफी नहीं बोलते हैं, रेफरेंस बोला जाता है APA फॉर्मेट में। अगर MLA फॉर्मेट में बात करेंगे तो इसके रेफरेंस की जगह क्या लिखते हैं? वर्क साइटेड लिखा जाता है ना। तो ये अलग अलग नाम दिया जाता है, इन चीज़ों को भी याद रखेंगे, बाद में देखेंगे हम लोग, डिफरेंस करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे शिकागो फॉर्मेट में बिब्लियोग्राफी बोला जाता है, तो वैसे सेम APA फॉर्मेट में क्या बोलते हैं? इसको हम रेफरेंसेस ही बोला जाता है, ठीक है। तो रेफरेंसेस कैसे लिखा जाता है देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि हमने स्टार्टिंग को समझिए, है ना, ये पहला रेफरेंस है, ये दूसरा रेफरेंस है, तीसरा रेफरेंस है, चौथा रेफरेंस है। तो रेफरेंस को सबसे पहले तो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट किया जाता है, तो जो अल्फ़ाबेट के क्रम में वो जमा होता है, ठीक है। रेफरेंस पहला हो गया, जैसे A के बाद ये है C, तो अल्फ़ाबेट में वो अरेंज होगा, फिर D होगा, फिर E होगा, इस टाइप से आपको अरेंजमेंट किया जाता है अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन लिखा है, ये पूरा गया है। जाने के बाद यहाँ पर एक स्पेस है, इस डिब्बे को देखिए जो लिखा है ना, हैंगिंग इंडेंट 0.5 इंच का, तो जो नीचे वाला जस्ट पेज जो होता है ना, वो 0.5 इंच का उस पर गैप होता है। ये आप चीज़ बस रफली आप याद रखेंगे, क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाएगा कि कितने इंच का गैप होता है ना। लेकिन अगर आप इमेज को देखे रहेंगे ना, तो आपको आइडिया रहेगा कि कैसे लिखा जाता है, और कहीं अगर क्वेश्चन आ गए तो आपसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? सेक्शन लेवल। सेक्शन लेवल मतलब क्या बोलते हैं इसको? इसमें इसको रेफरेंस ही बोला जाता है। फिर डबल स्पेस, तो दो पेज के बीच में ना डबल स्पेस होता है ना। आप सिंपल अगर एक पेज लिखते हैं, आप इंटर दबाते हैं तो एक स्पेस आएगा, फिर जब एक और इंटर दबाएंगे तो दो स्पेस आएगा, तो इसको बोलते हैं डबल स्पेस होता है। तो इसके बीच में डबल स्पेस होता है, जैसे कि APA फॉर्मेट में स्पेस सिंगल होता है, भी समझेंगे वो सब चीज़ को, है ना। सॉरी, ये APA फॉर्मेट में डबल स्पेस होता है, ठीक है। अब देखिए वेब पेज को कैसे लिखा जाता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है। वेब पेज है, इसको आप रफली समझिए। जनरल को कैसे लिखा जाता है, अभी मैं इसको फिर से नीचे में पूरे डिटेल में समझाने वाला हूँ, जो एक्चुअल हमारा काम का चीज़ें हैं। रेफरेंस को कैसे लिखा जाता है, तो ये तो हो गया हमारा रफली, मैंने बता दिया, है ना, सब चीज़ों को दिखाने के लिए था ये कि इस टाइप से लिखा जाता है। अब हम देख लेते हैं अपना एक्चुअल में एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे लिखा होता है रिसर्च पेपर, ठीक है। तो देखिए टाइटल ऑफ योर पेपर में पहला ना
सबसे पहले क्या होता है एपीएफ फॉर्मेट में, टाइटल पेज होता है। तो टाइटल पेज है, ये पूरा पेज क्या है, टाइटल पेज है आपका, जिसमें आपका नाम होगा, डिपार्टमेंट का नाम होगा, कोर्स का नाम होगा, इंस्ट्रक्टर का नाम होगा और डेट का नाम होगा, जो हम लोगों ने देखा। उसके बाद जब सेकंड पेज में हम जाते हैं तो टाइटल ऑफ द पेपर। अब देखिए एक पेज पूरा एक सेपरेट पेज होता है टाइटल पेज। उसके बाद आता है पेपर को जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं, जब आप पेपर को पूरा लिखेंगे है ना, तो एक नए पेज से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि टाइटल ऑफ यूर पेपर हो गया, टाइटल को लिख दिए, फिर उसके बाद आपने लिखना स्टार्ट किया थ्योरी, है ना। मैंने यहाँ पर रेफरेंस को तो वैसे देखा जाए तो इसी पेज में लिख दिया है, बट रेफरेंस भी क्या होता है, एक सेपरेट लास्ट पेज में होता है। रेफरेंस कहाँ होगा, सेपरेट लास्ट पेज में होगा। अब समझ लेते हैं, है ना। तो देखिए अब जब आप पेपर को लिखना स्टार्ट करेंगे तो पेपर को लिखेंगे, सबसे पहले टाइटल ऑफ योर पेपर लिखेंगे, फिर आप देखिए जो भी थ्योरी आपने लिखना स्टार्ट किया है, थ्योरी है मान के चलिए पेपर का, है ना। तो अगर आपने कहीं से भी इन स्टेटमेंट को यूज़ किया है, किसी भी पेपर से आपने कहीं पर से यूज़ किया है उसको, तो उसको हमें साइटेशन देना जरूरी रहता है। साइटेशन मतलब हमें क्रेडिट देना जरूरी रहता है। मान लेते हैं ये लाइन है जो पूरे यहाँ से यहाँ तक का लाइन हमने किसी एक पेपर से लिया है जो किसी ऑथर के द्वारा लिखा गया है। तो हमने देखिए वहाँ पर इस वाले सेक्शन को आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ आप लोगों को, है ना, अब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट। देखिए हमने टाइटल ऑफ द पेपर लिखा नेक्स्ट पेज में, फिर जब ये लाइन है पूरा मान के चलिए, इसको हमने यूज़ किया है किसी भी पेपर से जिसका ऑथर कौन है, जिसका ऑथर है कोई भी एक ऑथर है, तो उसको हमें साइटेड करना रहता है। उस पेपर के बगल में उसको साइट कर दिया जाता है कि ऑथर इनके द्वारा कॉमा लगाया गया है यहाँ पर, है ना। मान लेते हैं ऑथर का नाम स्मिथ है, स्मिथ है किसी के नाम है, तो स्मिथ लिखेंगे और ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वो जिस भी पेपर को आपने यूज़ किया है उसको वहीं पर साइट कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। क्या बोलते हैं, इन टेक्स्ट साइटेशन, मतलब जिस भी टेक्स्ट को, जो भी शब्द जो हम लोगों ने कहीं से यूज़ किया है, किसी के पेपर को देख करके हमने यूज़ किया है, वहाँ से हम लोगों ने इसको यूज़ किया है और अपने लिए यूज़फुल बनाया है ना, तो उसको उसी पेपर के बगल में, उस लाइन के बगल में हमें इसको क्या करना रहता है, क्रेडिट देना रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइट करना रहता है। तो हम इन टेक्स्ट साइटेशन बोलते हैं उसको, क्योंकि उस टेक्स्ट में ही, उस शब्द में ही हमने उसको क्या किया, साइट कर दिया। तो साइट करने का इसका रूल क्या है एपीएफ फॉर्मेट में, एपीएफ फॉर्मेट में इन टेक्स्ट साइटेशन है आपका, है ना। इन टेक्स्ट साइटेशन क्या है फार्मूला साइट करने का, आपको ऑथर का नाम लिखना है, वो भी बता दूं लास्ट नेम है। ऑथर का क्या है, ऑथर का लास्ट नेम को लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं आर स्मिथ किसी का नाम है, तो स्मिथ लिखा जाएगा और कॉमा लगाने के बाद 2020 में अगर वो पेपर बना था 2020 में हम लिख दिया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, जो हमने साइट किया है ये उसी, जिस भी पेपर को हमने यूज़ किया है उसका ऑथर का लास्ट नेम को लिखेंगे और कॉमा लगाने के बाद जिस भी ईयर में वो पेपर पब्लिश हुआ था उसको ईयर को मेंशन कर देंगे, जैसे लिखा है देखिए। अब उसके बाद है ऑथर एट ऑल लिखा है। एट ऑल का मतलब होता है कि ऑथर एक से ज़्यादा हो, अगर मान लो दो है तो देखिए लिख सकते हैं ऑथर 1 एंड ऑथर, कॉमा लगा करके हमने लिख दिया। यहाँ पे देखिए ऑथर लिखे पहला, फिर एंड लगा दिया, फिर ऑथर लिखे और कॉमा लगाने के बाद 2020। तो दो ऑथर अगर था उस पेपर में तब तो हमने दोनों को साइटेड कर दिया, है ना। लेकिन दो से ज़्यादा होगा तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, एट ऑल यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, एट ऑल यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को भी याद आप रखने वाले हैं कि एट ऑल का मीनिंग क्या हो रहा है कि मोर देन 2 ऑथर्स, मोर देन, अगर 2 ऑथर्स है उस पेपर का, मतलब 2 से ज़्यादा लेखक हैं उस पेपर के, तो आपको सबको तो आप लिख नहीं सकते उस पेज में, है ना। जब सभी मान लो 5-6 ऑथर्स के नाम है, तो जब सबको लिखेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उसको क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऑथर का नाम लिख दिया जाता है। ऑथर फर्स्ट का नाम लिखने के बाद ET एट ऑल डॉट लगा दिया जाता है। इसका मीनिंग होता है कि सभी ऑथरों को आपने मेंशन कर दिया, फिर उसके कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद आपको ईयर को आप मेंशन कर देंगे जिस भी ईयर में वो पेपर पब्लिश हुआ है। क्लियर है अब। तो ये हो गया एपीएफ फॉर्मेट में हम टेक्स्ट को, हम पेपर को लिखेंगे तो किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो हमें इन टेक्स्ट साइटेशन करना है, मतलब उस टेक्स्ट में ही साइटेशन कर देना है कि जहाँ से भी हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है। तो एट ऑल का मीनिंग आप समझ में आ गया हो, ET एट ऑल का मीनिंग समझ में आ गया। ET रहता है, फिर AL रहने के बाद डॉट रहता है ना, याद रखेंगे डॉट रहता है। ET A ऑल, इसका मीनिंग होता है 2 से अधिक ऑथर को जब हमें बताना होता है तब, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला। अब देखिए रेफरेंसिंग, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है मेनली, है ना। तो रेफरेंस को कैसे लिखा जाता है एपीएफ फॉर्मेट में, मैंने बहुत ही आसान वे में यहाँ पर मैंने बताया है, आप एक एक करके ध्यान से देखेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम, इस चीज़ को याद रखेंगे, रेड में मैंने लिखा है ऑथर का लास्ट नेम को पहले लिखना है, देन कॉमा है, यहाँ पर क्या है, कॉमा है,
इसको मैं और जूम कर देते हैं, 1 मिनट, है ना। इस चीज को देखिए, सबसे पहले ऑथर का क्या लिखा मैंने, लास्ट नेम, ऑथर का 1 मिनट, ऑथर का लास्ट नेम लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉमा है, ठीक है, फिर इनिशियल नेम ऑथर का इनिशियल नेम, फिर देखिए फिर फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप होने के बाद ब्रैकेट में लिखना है ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उसके बाद फिर फुल स्टॉप, फिर आप लिखना है टाइटल ऑफ बुक। तो टाइटल ऑफ बुक जो लिख रहे हैं ना उसको आप थोड़ा इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे, मतलब थोड़ा तिरछा है, देखिए यहाँ पर सीधा नहीं है ना, टाइटल ऑफ द बुक को थोड़ा इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप, फिर पब्लिशर का नाम, फिर फुल स्टॉप, फिर आपको जो भी लिंक देना है, जो भी लिंक आपको देना है वो आप लास्ट में दे सकते हैं। अब इसी के एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, किम, किम जो है क्या है, ऑथर का लास्ट नेम है, CW किम उसका फुल नाम है, क्या है, C.W. किम उसका क्या फुल नाम है। तो देखिए यहाँ पर किम लिखा है, फिर उसके बाद कॉमा लिखे, कॉमा और फुल स्टॉप, इन सब चीज़ों को आप प्रॉपरली याद रखेंगे, ब्रैकेट को भी याद रखेंगे। आप इसको एक सेपरेट पेज में लिखे, है ना, रेफरेंस को, तीनों को कंपैरिजन करके। तो सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम किम लिखे, फिर कॉमा दिया गया है, फिर C फुल स्टॉप और W फुल स्टॉप है जो डॉट है फॉर्म में है, ये इसका फुल नाम हो गया। तो नाम क्या हो गया होगा राइटर का, C. फुल डॉट बोले या फुल स्टॉप बोले, है ना, अगर हम बात करेंगे राइटर का फुल नाम क्या होगा, CW किम होगा इसका नाम, है ना। तो किम को पहले लिखा गया है, उसके बाद कॉमा लिखा गया है, कॉमा के बाद डॉट एंड। अब देखिए दो राइटर्स हैं, दो राइटर्स है तो आपको एंड यूज करना है। एंड यूज करने के बाद दूसरा राइटर का नाम क्या है, और डॉट मॉ बॉर्गने, है ना। तो देखिए मॉ बॉर्गने को पहले लिखा गया है, फिर कॉमा लिखा गया है, फिर आर के बाद फुल स्टॉप दिया गया है। तो इन चीज़ को याद रखें कि ऑथर का लास्ट नेम फर्स्ट रहेगा, फिर कॉमन रहेगा, फिर उसका पहला इनिशियल लेटर रहेगा, फिर फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ईयर को देखिए, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फुल स्टॉप के बाद 2015 है ना, ब्रैकेट में ईयर ऑफ पब्लिकेशन हो गया। फिर टाइटल ऑफ द बुक देखिए, टाइटल ऑफ द बुक क्या है, ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी, उसके बाद हाउ टू क्रिएट अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस एंड मेक द कंपटीशन इररिलेवेंट, जो भी है आगे, है ना, पूरा टाइटल है। तो एपीएफ फॉर्मेट में आपको एक चीज़ याद रखना है कि एपीएफ फॉर्मेट जब आप टाइटल लिखते हैं तो पहला लेटर को बस क्या लिखते हैं, देखिए कैपिटल में लिखा गया है। टाइटल ऑफ द वर्क का टाइटल का सबसे पहले बी जो है ब्लू का, उसको बस बड़ा लिखा गया, फिर देखिए ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी में सब स्मॉल लेटर में लिखा गया है। तो ये एपीएफ फॉर्मेट का रूल है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये जो सेमी कॉलन बोलते हैं ना इसको, जो ये डबल डॉट है, यहाँ पर देखिए डबल डॉट को जैसे भी हम लोग लगाते हैं, क्योंकि जब फिर हम पेपर लिखते हैं तो इस टाइप से यूज होता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, इस टाइटल का कैपिटल में लिखा ब्लू को, है ना, बी को कैपिटल में लिखा, फिर जो डॉट जो सेमीकोलन आने के बाद फिर से नया जो टॉपिक, देखिए ये मेन टॉपिक है, ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी, ये मेन टाइटल था, उसका ये सब टाइटल बोलेंगे इसको, है ना, ये मेन टाइटल हो गया, ठीक है, अच्छे से समझना जरूरी, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। ये मेन टाइटल हो गया, उसके बाद यहाँ से लेकर के आपका सब टाइटल स्टार्ट हो जाता है ना। तो सब टाइटल का भी पहला वर्ड जो क्या है, कैपिटल है, देखिए यहाँ पर एच बस कैपिटल है, बाकी सब क्या है आपका स्मॉल में है, पूरा देखिए स्मॉल लेटर में है। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे कि एपीएफ फॉर्मेट में सबसे पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है, टाइटल का भी, मेन टाइटल का, उसके बाद जो सब टाइटल है जो सेमी कॉलन लगा हुआ है इसके बाद, इस चीज़ को याद रखेंगे, लगाना है ना, डबल डॉट जो उस फॉर्म में है उसको लगाना ही है आपको। तो इसे समझ लीजिए मेन टाइटल होने के बाद ये जो सेमी कॉलन लगाना है, फिर आपको सब टाइटल लिखना है। तो जो सब टाइटल है इसका भी पहला लेटर को कैपिटल में लिखना है, और जो मेन टाइटल है उसका भी पहला लेटर को कैपिटल में लिखना है। अभी हम एमएलए में देखेंगे तो एमएलए में हर एक लेटर को कैपिटल में लिखा जाता है, अभी समझेंगे सब चीज़ों को। उसके बाद देखिए पब्लिशर का नाम क्या है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। क्या है पब्लिशर का नाम, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। अब देखिए इसको इटैलिक लेटर में नहीं लिखा गया है ना, मतलब ऐसे तिरछा नहीं लिखा गया, इटैलिक में नहीं लिखा जाता क्योंकि, तो इसलिए सब चीज़ों को याद रखेंगे। एग्जाम्पल को अगर आप प्रॉपरली देखे रहेंगे ना तो आप अच्छे से बना पाएंगे। तो क्या है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखा जाता है। उसके बाद अगर लिंक रहेगा, आपके लिंक देना चाहेंगे तो इसके बाद आप HTTP करके आप लिंक दे सकते हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से देखें, इसके बाद डॉट लगा है, कहाँ पर कॉमा लगा है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि हमारे लिए और अच्छे से इंपॉर्टेंट समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम लिखना है, फिर कॉमा देना है, फिर इनिशियल नेम देना है, फिर डॉट लिखना है, फुल स्टॉप, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखना है, फिर टाइटल ऑफ द आर्टिकल लिखना है। क्या लिखना है, टाइटल ऑफ द आर्टिकल। अब देखिए इस चीज़ को समझे, ये क्या था, टाइटल ऑफ द बुक, कन्फ्यूज़न नहीं होना है क्योंकि कन्फ्यूज़न इसी में होगा।
ऊपर वाला हम लोगों ने क्या देखा, बुक चैप्टर अगर आपको लिखना है, टाइटल ऑफ द बुक, तो टाइटल ऑफ द जब बुक लिखे तो टाइटल ऑफ द बुक आपका इटैलिक में था। टाइटल ऑफ द जब आप बुक चैप्टर लिखते हैं ना, तो बुक चैप्टर में बुक जो होता है, अगर बुक चैप्टर के लिए आप रेफरेंस लिख रहे हैं समझिए, या फिर अगर आपने किसी बुक चैप्टर से कॉपी किया है उस पेपर को, किसी भी बुक चैप्टर से, बुक चैप्टर को आपने यूज़ किया अपने पेपर में, तो बुक चैप्टर को रेफरेंस देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टाइटल ऑफ द बुक को इटैलिक में लिखा जाता है। लेकिन अगर आप पेपर से कहीं से लिए हैं, आप कहीं से पेपर का यूज़ किए हैं, आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर का यूज़ किए हैं ना, तो उसमें देखिए टाइटल ऑफ द जनरल को इटैलिक में लिखा गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर मैं फिर से बोल देता हूँ, जो हम लोगों ने ऊपर में अभी जो हम लोगों ने देखा, ये वाला एग्जाम्पल ये किसका था, ये बुक के लिए था। अगर आपने बुक चैप्टर से कहीं पर से कॉपी किया उसके लिए था, मतलब बुक से, किसी बुक होता है ना, वहाँ से अगर आपने कॉपी किया है या फिर वहाँ का यूज़ किया है तो उसका साइटेशन ऐसा होता है एपीआई स्टाइल में बुक के लिए। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो बुक के लिए में डिफरेंस कहाँ पे था, टाइटल ऑफ द बुक इटैलिक था, पब्लिशर नॉर्मल था, लेकिन इसमें अपोजिट है। इसमें टाइटल ऑफ द बुक देखिए आर्टिकल वाले में है, रिसर्च आर्टिकल के लिए है, ये किसके लिए है, रिसर्च आर्टिकल के लिए है। मतलब आपने किसी रिसर्च पेपर के आर्टिकल का यूज़ किया है, तब के केस में क्या है, टाइटल ऑफ द आर्टिकल सीधा है, जनरल क्या है इसका इटैलिक फॉर्म में है, फिर वॉल्यूम लिखा जाता है, फिर पेजेस लिखा जाता है, इसके बीच कॉमा है, फिर फुल स्टॉप है, फिर लिंक दिया जाता है। तो इसको समझिए। फिर वही है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल को ध्यान से देखें आप, है ना, चुंग जो लिखा है, 1 मिनट, इन चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये लास्ट नेम है ऑथर का, फिर फर्स्ट नेम कॉमा के बाद फिर डॉट है, फिर कॉमा लगा है, फिर ये क्या है आपका एंड लगा हुआ है, फिर ये ऑथर का लास्ट नेम एच कॉमन के बाद, फिर देखिए ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर ये टाइटल है, टाइटल ऑफ द आर्टिकल। देखिए इसमें पूरा फर्स्ट लेटर बस क्या है, कैपिटल में है, बाकी सभी लेटर क्या है, स्मॉल में है, पूरा चल रहे हैं यहाँ पर देखिए। फिर सेमी कॉलन आता है, फिर आपका सब टाइटल आता है, मेन टाइटल के बाद सब टाइटल, तो इसमें आई जो है कैपिटल में है, बाकी सब आपका क्या है नॉर्मल लेटर में, ठीक है, सेमी कॉलन। अब देखिए साइकोलॉजी एंड मार्केटिंग, ये क्या था, टाइटल ऑफ द जनरल था हमारा, क्या था, टाइटल ऑफ द जनरल था, जिसको किस में लिखा गया है, आपको लिखा गया है जनरल किस में लिखा गया है, इटैलिक में लिखा गया, फिर कॉमा दिया गया है, फुल स्टॉप नहीं, कॉमा देने के बाद आपको वॉल्यूम नंबर लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर आपको उसका वॉल्यूम का पेजेस का नंबर देना है, फिर लिंक देना है। तीन सब चीज़ों को आप याद रखें, आप प्रॉपरली लिख लें कहाँ पर कॉमा है, कहाँ पर फुल स्टॉप है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको और अच्छे से एक बार देख लेते हैं, है ना, ये देख लीजिए अब ध्यान से इसको। ऑथर का लास्ट नेम, ठीक है, ऑथर का लास्ट नेम, फिर इनिशियल नेम, यहाँ पर कॉमा है, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप है, फिर टाइटल ऑफ द वर्क, फिर फुल स्टॉप, टाइटल ऑफ द जर्नल, इटैलिक के बाद कॉमा लेना है, फिर वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम का इशू पेज नंबर देना है कॉमा के साथ, फिर फुल स्टॉप लेना है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे। अब इसमें मैं बता दूँ एपीएफ फॉर्मेट में पहला लेटर बस कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है दोनों केस में, ठीक है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आपको लिखना होगा तब के केस में है, मेनली तो दो इंपॉर्टेंट था, मैं बता दूं मेनली ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका, जो आर्टिकल के लिए लिखना है ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं एक बार और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ये जो आर्टिकल है रिसर्च आर्टिकल है ना, रिसर्च आर्टिकल का जो रिफरेंसिंग होता है यही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, इस वाले फॉर्मेट को आपको अच्छे से याद रखना है, इसको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद और जो हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के या अदर कुछ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन है कुछ, जैसे कि सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें उसने पेपर पब्लिश किया होगा तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेगा, है ना। उसके बाद वो जो पब्लिशर का नाम है, अगर कुछ टाइटल होता है टाइटल लिखा जाता है, पब्लिशर है ई सिगरेट एंड यूथ करके है, फिर लिंक है, तो इसको आप देख सकते हैं, नॉर्मली चीज़ है ये। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई टाइटल ऑफ द वर्क कुछ किया उसका टाइटल आपको देना है, तो ऑथर का लास्ट नेम, फिर इनिशियल नेम, फिर ईयर इन मंथ, डे ऑफ पब्लिकेशन, इसमें मंथ भी आ जाता है, डे भी आ जाता है, पब्लिकेशन भी आ जाता है, और टाइटल ऑफ द वर्क आ जाता है, वेबसाइट को जो भी वेबसाइट बारे में आप बताना चाहते हैं उसका लिंक। तो ये नॉर्मल चीज़ है ना। न्यूज़पेपर के लिए भी है, देखिए न्यूज़पेपर के लिए अगर आप देना है तब ये टाइटल ऐसा रहेगा, ऑथर का लास्ट नेम रहेगा। तो रफली आपको याद किसको रखना है, इस वाले सेक्शन को रखना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही इसी से क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है, जिसको मैं बता दूं अभी आप एक बार और, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखें क्योंकि ये हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे फॉर्मेट पे। अब हम देखते हैं अपना एमएलए फॉर्मेट।
अब उसको हम डिफरेंस के बिटवीन में समझेंगे दोनों के बीच एपीए और। तो देखिए सबसे पहले इसमें ना अलग से टाइटल पेज नहीं होता है, इस चीज़ का याद रखेंगे, नो टाइटल पेज। उसमें क्या था, टाइटल पेज था, इसमें नो टाइटल पेज, टाइटल पेज नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। डिफरेंस, पहला डिफरेंस, टाइटल पेज एपीए फॉर्मेट में, एमएलए फॉर्मेट में टाइटल पेज नहीं होता है। यहाँ पर रनिंग हेड होता है, रनिंग हेड में जो पहला लेटर दिख रहा है ना, ये राइटर का लास्ट नेम है और एक पेज नंबर होता है। कोर्स नेम देखिए यहाँ पर टाइटल ऑथर का नाम क्या है, जैक कॉलफील्ड है ना। इंस्ट्रक्टर का नाम, गाइड का नाम क्या है, प्रोफेसर स्मिथ। ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट कोड है इनका, कोर्स नंबर है और ड्यू डेट है, ये कब तक सबमिट करना है, इस टाइप से। ठीक है, अब इसमें इसको हेडर बोला जाता है, क्या बोलते हैं, एमएलए में हेडर वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका पेपर का टाइटल हो गया। अब इसको देख सकते हैं, इससे क्या होगा आपको आइडिया मिलेगा, बोल के मैं इस इमेज को ऐड किया हूँ ताकि आपको लिखा कैसे जाता है ना, इस फॉर्म में लिखा जाता है स्टार्टिंग पेज को। ठीक है, सबमिशन का डेट लिखा है, लास्ट नेम। अब देखिए यहाँ पर है ना, जो हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था, रनिंग हेड में ये जो कॉल फील्ड लिखा है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि लास्ट नेम होता है वो, ये लास्ट नेम है और पेज नंबर रहेगा, क्योंकि देखिए राइटर का नाम क्या है, ऑथर का नाम क्या है, जैक कॉलफील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रनिंग पेज हेडर लिखा है, हेड पेज में लास्ट नेम लिखा, पेज नंबर रहता है। ठीक है, अब हम इसमें लिखते हैं, इसमें रिफरेंसिंग को देखते हैं ना। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसको वर्क साइटेड बोला जाता है, इसमें रेफरेंस नहीं बोला जाता है, इस चीज़ को भी याद रख लें। एमएलए फॉर्मेट में रेफरेंस वर्ड यूज नहीं किया जाता, क्या यूज़ किया जाता है, वर्क साइटेड वर्ड यूज़ किया जाता है। क्लियर, पहला डिफरेंस। पेज नंबर तो मैंने पहले भी बता दिया है, इसमें भी डबल स्पेस होता है, दो लाइन के बीच में डबल स्पेस होता है, जैसे कि एमएलए फॉर्मेट में होता था। अब ये हैंगिंग इंडेंट भी 0.5 इंच का ही होता है, तो नो प्रॉब्लम, तो इस टाइप से इसमें लिखा जाता है। अभी हम देखेंगे पूरे डिटेल में है ना, इसको कैसे लिखा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं। पहला, सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं कैसे पेपर लिखा जाता है। सबसे पहले मैं बोला ना, यहाँ पर नेम होगा, अलग से इसमें कोई टाइटल पेज नहीं होता है। ठीक है, उसी पेपर से स्टार्ट होता है। देखिए नाम है, राइटर का नाम है, सबका नाम यहीं पे दे दिया गया है, पेपर का टाइटल आपको स्टार्ट कर दिया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो इन टेक्स्ट साइटेशन की मैंने बात किया था, क्या बात किया था, एपीए फॉर्मेट में मैंने बोला था इन टेक्स्ट साइटेशन, मतलब उसी टेक्स्ट में जहाँ पर आपने यूज़ किया है वहीं पर आपको क्या करना रहता है, साइटेशन देना रहता है। तो इन टेक्स्ट साइटेशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर ऑथर और पेज नंबर को यूज़ करते हैं। जो भी ऑथर था उस ऑथर का लास्ट नेम, इसमें भी क्या है, ऑथर का लास्ट नेम यूज़ करते हैं, और इसमें पेज नंबर को दिया जाता है। जैसे 21 किसी ऑथर के द्वारा पेपर लिखा गया है ना, उस पेपर का, उस ऑथर का नाम ले लिए हम लोग, लास्ट नेम, और किस पेज से आपने यूज़ किया उसका, जो भी आपने टेस्ट लिखा है, जो भी आपने शब्द अपने पेपर में लिखा, उसको कहाँ से यूज़ किया, उसका पेज नंबर आपको लिखना है उस पेपर का। जैसे कि जबकि अभी हम लोगों ने एपीए फॉर्मेट देखा था ऊपर में, तो एपीए फॉर्मेट में हमने ईयर को यूज़ किया था, 2020 ईयर यूज़ करते थे, ऑथर का लास्ट नेम और ईयर यूज़ करते थे। लेकिन एमएलए फॉर्मेट में ऑथर का लास्ट नेम और पेज नंबर को यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ को डिफरेंस देखिए, यहाँ पर लिखा है सेम, ऑथर एंड ऑथर, पेज नंबर है 15 से 23, ऑथर एंड ऑथर, ईटीआल, ईटीएआल का मैंने पहले भी बता दिया है, ईटीएआल का फुल फॉर्म ही होता है कि दो से ज़्यादा राइटरों को दिखाने के लिए, तो 35। तो इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। इसमें पेज नंबर है ना, किसमें, एमएलए फॉर्मेट में, और उसमें क्या था, ईयर था। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना रेफरेंसिंग को, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रेफरेंसिंग। इसमें रेफरेंस नहीं बोला जाता, इसमें क्या बोलते हैं, इसको वर्क साइटेड बोला जाता है, पहले मैंने बता दिया था। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखा गया है, ऑथर का लास्ट नेम, फिर इसके बाद कॉमा यूज़ किया गया है, इसको भी थोड़ा जूम कर देते हैं, आप समझ में है ना। देखिए ऑथर का लास्ट नेम है, उसके बाद क्या यूज़ किया गया है, कॉमा यूज़ किया गया है। ठीक है, फिर ऑथर का फर्स्ट नेम, फिर बुक का टाइटल देना है, वो भी इटैलिक में होना चाहिए, फिर एडिशन को लिखा जाता है, कौन से एडिशन है बुक का, फिर कॉमा है, फिर पब्लिशर है, फिर कॉमा है, और उसके बाद क्या है, ईयर है। क्लियर, ईयर लास्ट में आ गया इसमें, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे एमएलए फॉर्मेट में। तो एडम्स, एमेंडा, जो भी एमेंडा एडम्स रहा होगा है ना, तो एडम्स क्या है, इसका लास्ट नेम है, और एमेंडा क्या है, इसका फर्स्ट नेम है, तो कॉमा यूज़ किया गया। उसके बाद फुल स्टॉप है, फिर साइटिंग सोर्स, ये क्या है, टाइटल है, बुक का टाइटल क्या है, देखिए इटैलिक में लिखना है, साइटिंग सोर्स सेमीकोलन हाउ टू साइट ए बुक, ये क्या है, हमारा पूरा टाइटल हो गया बुक का, है ना। एकेडमिक प्रेस, पब्लिशर का नाम क्या है, एकेडमिक प्रेस, बुक टाइटल के बाद फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद एकेडमिक प्रेस के बाद कॉमा है, 2019 इसका, फिर उसके बाद फुल स्टॉप है। तो ये हो गया इसका नॉर्मल बुक को लिखने का तरीका। ठीक है, क्लियर। अब हम देख लेते हैं अगला, जो हमारा चैप्टर का टाइटल, अगर हमें बुक का चैप्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऑथर का लास्ट नेम, उसका फर्स्ट नेम, कॉमा यूज़ करना है, उसके बाद फुल स्टॉप है, फिर चैप्टर का टाइटल लिखना है, जो कि देखिए यहाँ पर एक चीज़, नया चीज़ आ गया, फिर से बता दूं मैं, एमएलए फॉर्मेट हम पढ़ रहे हैं, एमएलए फॉर्मेट में
ओनली अगर बुक का बताना है आपको तो इसमें इस टाइप के कॉमा यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपको बुक के चैप्टर के बारे में बताना है, बुक के चैप्टर का टाइटल देना है, तो आपको देखिए इस बार कॉमा का यूज़ किया जा रहा है। इसको कॉमा का यूज़, डबल हेडेड कॉमा का यूज़ ना किया जा रहा है। इस चीज़ को याद रखेंगे। एमएलए फॉर्मेट में यही डिफरेंस है एपीए और एमएलए में डबल हेडेड कॉमा का यूज़ किया जाता है। क्लियर? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर यूज़ किया गया है। फिर बुक का टाइटल देना है, फिर एडिटर का नाम देना है, फर्स्ट नेम, फिर कॉमा देना है, फिर लास्ट नेम। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम किसका है? अगर उस बुक को किसी और के द्वारा एडिट किया गया है, आपने एक बुक लिखा, उसके बाद उसको और कोई एडिट करते जा रहा है ना, तो सबका नाम देना पड़ता है। फिर उसके बाद पब्लिशर का नाम, फिर ईयर लिखना है, फिर पेज नंबर लिखना है, फिर पेज का रेंज लिखना है। तो जो भी है आप प्रॉपरली कॉमा और जो फुल स्टॉप है, जो डॉट है, उसको प्रॉपरली अपने नोट्स में लिखें, है ना। अब देख लेते हैं, बांस बारने करके लिखा है ना, ये फुल ऑफ लास्ट नेम था, ये फर्स्ट नेम था। फिर देखिए टाइटल को डबल हेडेड एरो में लिखा है ना, क्या बोलेंगे, कॉमा में लिखा है ना। ये चैप्टर, मतलब आपको इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। इस टाइप से आपको कॉमा यूज़ करना है, किस में यूज़ करना है? एमएलए फॉर्मेट में, ठीक। तो ये बुक का एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। ये बुक एग्जाम्पल्स एडिटेड बाय जॉन स्मिथ, जो भी है, एकेडमिक प्रेस, ईयर बाद में आता है और लास्ट में आता है पेज का रेंज, ठीक। हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए वाले अभी हम जो पढ़ेंगे जनरल का आर्टिकल्स को लिखना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है ना। ये भी एक ऑथर का लास्ट में, ये वेब पेज के लिए है। अगर वेब पेज को किस प्रकार से लिखना है तो ये देख सकते हैं, वेब पेज है ये। हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पॉइंट, ये वाला जो है, क्योंकि जैसे मैंने ऊपर में बताया था कि आर्टिकल्स को लिखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, सेम ऐसे ही इसमें भी एमएलए फॉर्मेट के लिए ये वाला फॉर्मेट आपको यहाँ इंपॉर्टेंट है, यही हमारे लिए क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है देखते हैं, भी रुकना एक मिनट, बता रहे हैं ना, समझिए इसको भी आराम से समझिए। ऑथर का लास्ट नेम, फिर कॉमा यूज़ किया गया है, फिर फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद देखिए जनरल आर्टिकल टाइटल। तो जो भी जनरल आप लिखेंगे उसका टाइटल का आर्टिकल लिखेंगे, मतलब टाइटल लिखेंगे उसका, और इसको डबल हेडेड कॉमा में यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद फुल स्टॉप है, फिर जनरल का नेम, और जनरल का जो नेम है उसको हम इटैलिक में लिख रहे हैं, ठीक है। फिर वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम के बाद फुल स्टॉप, फिर नंबर के बाद फुल स्टॉप, हैशटैग जो भी है, जो भी नंबर है, फिर ईयर लिखेंगे, कॉमा, फिर पेज नंबर, पेज का रेंज, फिर जो भी लिंक है उसको आपको देना है। तो देखिए यहाँ पर डेटन विलियम्स, मान लेते हैं विलियम्स डेटन इसका नाम था, तो लास्ट नेम को पहले लिखा गया, फिर फर्स्ट नेम को लिखा गया। फिर टाइटल क्या था? लैंग्वेज रिटेंशन इन मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन, ये इसका टाइटल था, जिसको हमने कॉमा डबल हेडेड कॉमा में यूज़ किया गया, फिर फुल स्टॉप लगाए हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद जनरल का नेम क्या था? जनरल ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ये जनरल का नेम है, ठीक है। फिर उसके बाद वॉल्यूम 32, नंबर क्या था उसका? 15, सब कॉमा है। देखिए 2022 बाद में आ रहा है ईयर ना, इसमें पेज नंबर है 132, पेज रेंज है 132 से 139, लास्ट में लिंक। तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से, है ना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप प्रॉपरली, मैं पहले भी बता दिया हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन सा था। इंपॉर्टेंट इसमें का ये है, उसका भी इंपॉर्टेंट मैंने बताया, उसको आप एक सेपरेट एक पेज में लिख लें, फिर आप कंपेरिजन करेंगे ना, आपको क्लियरली दिखेगा चीज़ें, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड में, शिकागो फॉर्मेट में। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए शिकागो फॉर्मेट में पेज नंबर दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, पेज नंबर। और उसके बाद इसमें भी देखिए, इसमें भी कोई पेज टाइटल पेज नहीं है, टाइटल पेज इसमें भी नहीं होता, सीधा ही स्टार्ट होता है ना, जनरल फॉर्मेट। देखिए पेज नंबर है, डबल स्पेस्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं डबल स्पेस लिखा जाता है, सब बता रहे हैं यहाँ पर। और इंडेंडेड 0.5 इंच होता है। अब इसको हम देख लेते हैं, मेन इसका बिब्लोग्राफी को समझते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, जैसे कि हम लोगों ने एपीए फॉर्मेट में क्या देखा था? रेफरेंसेस देखा था। फिर उसके बाद एमएलए फॉर्मेट में हमने देखा वर्क साइटेड बोला जाता है। वैसे सेम शिकागो फॉर्मेट में बिब्लोग्राफी वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आप याद रखेंगे। शिकागो फॉर्मेट में क्या यूज़ किया जाता है? बिब्लोग्राफी। ये पेज नंबर रहता है यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए सिंगल स्पेसिंग, तो इन दोनों लाइनों के बीच में कितना है स्पेस? सिंगल स्पेस है। अब बाकी एपीए और एमएलए में डबल स्पेस आपको देखने को मिला था, ठीक है। 0.5 इंच है, ये हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए पेपर का टाइटल, सॉरी इसमें भी टाइटल पेज होता है, पेपर का टाइटल और सब टाइटल दोनों होता है ना। शिकागो फॉर्मेट में भी टाइटल पेज होता है, जिसमें आपका नाम, स्टूडेंट नंबर, कोर्स नेम, कोर्स नंबर, सब चीज़ लिखा होता है। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। एक बार मैं फिर से कन्फर्म कर दूँ कि जो टाइटल पेज एपीए फॉर्मेट में हम लोगों ने देखा था, एमएलए फॉर्मेट में टाइटल पेज नहीं होता है, लेकिन आपको शिकागो फॉर्मेट में टाइटल पेज आपको देना है, जिसमें पेपर का टाइटल रहेगा, सब टाइटल रहेगा, नेम रहेगा, सब चीज़ रहेगा, है ना। फिर देखिए इसमें भी साइटेशन होता है। तो इसमें साइटेशन कैसे होता है? तो ऑथर का नेम 2020 लिखा है ना, तो इसमें कॉमा यूज़ नहीं किया जाता, इस चीज़ को याद रखेंगे, है ना। हम लोगों ने एपीए में क्या देखा था? सबसे एपीए फॉर्मेट में हम लोगों ने देखा था
देखिए आप जितना कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो एपीएफ फॉर्मेट में हम लोगों ने क्या देखा था, साइटेशन कैसे था, ऑथर का लास्ट नेम था, फिर ऐसे कॉमा था और 2020 लिखा था। लेकिन इसमें देखिए ऑथर है और 2020 है डायरेक्टली, मतलब कॉमा यूज़ नहीं करना है, इसमें कॉमा का यूज़ नहीं किया जाता, इस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर ऑथर एंड ऑथर 2020, ऑथर एट ऑल 2020, और एट ऑल जहाँ पर आप लिखेंगे तब तो फुल स्टॉप आपको देना ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शिकागो फॉर्मेट। इसका रेफरेंसिंग देख लेते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार जूम करते हैं, क्योंकि जब तक हम इसको अच्छे से नहीं समझेंगे, आपको देखिए क्वेश्चन बहुत इजी आता है तो टेंशन नहीं है। देखिए ऑथर का लास्ट नेम, फिर कॉमा यूज़ है, फिर फर्स्ट नेम लेना है, फिर फुल स्टॉप है, फिर ईयर लिखना है, फिर फुल स्टॉप लिखना है, फिर टाइटल ऑफ द बुक लिखना है, फिर फुल स्टॉप लिखना है। टाइटल ऑफ द बुक को इटैलिक फॉर्म में, एडिशन लिखना है, लोकेशन लिखना है, पब्लिशर लिखना है। तो देखिए ग्रेसिया मार्कडेज गैब्रियल जो भी है, इसका फुल फॉर्म लास्ट नेम है। ईयर क्या है 1988, लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा, ट्रांसलेटेड बाई इड्थ ग्रॉसमैन एंड लंदन में, और कैप। तो ये सब चीज़ों को याद रखना, मेन आपको याद रखना है ये वाला। देखिए फिर मैं बता दूं इंपॉर्टेंट वाले में ये वाला है आपका सेकंड, जिसमें ऑथर का लास्ट नेम, उसके बाद कॉमा है, फिर फर्स्ट नेम है, फिर उसके बाद ईयर लिखा जाएगा, फुल स्टॉप ईयर, फिर जनरल ऑफ द आर्टिकल टाइटल। तो जनरल आर्टिकल का जनरल का टाइटल लिखना है, जो भी टाइटल है आपका। तो इसमें देखिए ये भी डबल हेडेड कॉमा में लिखा गया है ना, इस चीज़ को याद रखेंगे। इस टाइप से आपको कॉमा देखने को मिल रहा है। फिर जनरल नेम को लिखना है, जनरल नेम को कैसे लिखना है आपको, जनरल नेम को कैसे लिखना है, इटैलिक में लिखना है। फिर वॉल्यूम लिखना है, यहाँ पर एक कॉमा छूटा हुआ है, एक बार बता देता हूँ। जनरल नेम के बाद एक कॉमा है, देख सकते हैं यहाँ पर, फिर वॉल्यूम नंबर, फिर कॉमा, फिर नंबर, फिर इशू नंबर, फिर मंथ, फिर ये सब चीज़ों को आपको लिखना है। देखिए अब यहाँ पर एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले ऑथर का नाम देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में, एंड्रेफ व्लादिमीर, मान लो व्लादिमीर एंड्रेफ इसका फुल नाम था, तो लास्ट नाम को पहले लिखा गया है, फिर फर्स्ट नाम, फिर ईयर को लिखा गया है, फिर उसके बाद डबल हेडेड एरो में टाइटल को लिखा गया, द इवॉल्विंग यूरोपियन मॉडल ऑफ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फाइनेंस, ठीक है। फिर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स, ये क्या है हमारा, जनरल ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स जो है ना, यही आपका क्या है, आपका है उस जनरल का, इसको लिखा गया है। फिर नंबर लिखा गया है, फिर अगस्त मंथ में मंथ भी बताना है इसमें, फिर इसमें जो भी आप पेज नंबर देख सकते हैं, लिंक देख सकते हैं। तो आप इस टाइप से आप चीज़ अगर याद रखेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये नॉर्मल सब चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। वेब पेज को कैसे लिखना है ना, चैप्टर के टाइटल को कैसे लिखना है, बुक चैप्टर को लिखना होगा, तो इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये रफली हम लोगों ने देखा एपीए और एमएलए फॉर्मेट के एग्जाम्पल को देखा। अब हम एक क्या करते हैं, इसमें डिफरेंस को समझ लेते हैं एक बार, और जो हम लोगों ने समराइज़ कर लेते हैं, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, फुल फॉर्म इसका होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। इन टेक्स्ट साइटेशन में जो बोला था ना, जब आप पेपर को लिखते हैं तो वहीं पर जो साइटेशन आपको देते हैं उसमें देखिए लास्ट नेम ऑथर का, ईयर को लिखा जाता है 2019, और चाहे तो पेज नंबर दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या था, आपको लास्ट नेम को लिखना है और पेज नंबर बस को लिखना है एमएलए फॉर्मेट में, ठीक है। टाइटल ऑफ द रेफरेंस, इसमें रेफरेंस वर्ड यूज़ करते हैं, इसमें क्या यूज़ करते हैं मैंने बताया था, वर्क साइटेड बोला जाता है, ठीक है। ऑथर का नेम लिखते हैं रेफरेंस में, तो स्मिथ ए लिखा जाता है इसमें, है ना, मतलब इसको फुल फॉर्म नहीं लिखा जाता इसमें एपीए में, इसमें स्मिथ अन्ना पूरा लिखा जाता है। इस चीज़ को मैं बताना भूल गया हूँ, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एपीए फॉर्मेट में ये इधर क्या है हमारा, समझ लेते हैं एक बार। एपीए फॉर्मेट है, इधर क्या हमारा एमएलए फॉर्मेट है। तो एमएलए फॉर्मेट में ना नाम जो लिखा जाता है स्मिथ ए, पूरा स्मिथ ए है, मान लो पूरा नाम क्या है, स्मिथ अन्ना इसका नाम है ना, देख रहे हो। तो स्मिथ में लास्ट नेम को पूरा लिखा जाता है और इनिशियल नेम का फर्स्ट लेटर को लिखा गया है। अब इसमें क्या है, लास्ट नेम को पूरा लिखा जाता है और इनिशियल नेम को भी पूरा लिखा जाता है और फुल स्टॉप लिखा जाता है ना। उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सोर्स टाइटल, जब सोर्स के टाइटल को कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहला लेटर को कैपिटल में लिखा जाएगा और उसके बाद सेमी कॉलन के बाद दूसरा जो सब टाइटल को भी कैपिटल में लिखा जाता है। उसके बाद सेम इसमें देखेंगे तो एमएलए फॉर्मेट में कैपिटल लेटर में सभी को देखिए कैपिटल लेटर में लिखा गया है, जैसे मैंने बताया भी हूँ, क्या लिखा जाता है, सभी को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। टाइटल पेज इसमें ज़रूरत है, इसमें टाइटल पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर फिर से एक बार आप देख सकते हैं, एपीए है इधर, इधर क्या है आपका एमएलए है, ठीक। तो ऑथर का लास्ट नेम, ईयर और पेज नंबर, ऑथर का लास्ट नेम पेज नंबर को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। रेफरेंस को वर्क साइटेड बोलते हैं, रेफरेंसेस रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड है ना। और इसमें
सब चीज़ों को बता दिया गया है। ठीक, अब हम कुछ MCQs देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो APA फॉर्मेट इज ए राइटिंग स्टाइल गाइड एंड फॉर्मेटेड प्रोड्यूस्ड बाय द, इसके क्या बोलेंगे, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, फुल फॉर्म को पूछा जा रहा है ना, कि किसके द्वारा बनाया गया है, तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इन रेफरेंस रिटेन इन APA स्टाइल अरेंज द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द रेफरेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले APA स्टाइल में अगर रेफरेंस को लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले मैं बताया था नेम ऑफ द ऑथर रहेगा, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, टाइटल ऑफ द ऑथर, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम का नंबर, फिर उसके बाद DOI जो भी लिंक हम देते हैं। तो आंसर क्या है इसका, DCBA। अब देख सकते हैं कोई बहुत आसान सब्जेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू APA स्टाइल। APA स्टाइल में अगर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, नेम ऑफ द ऑथर रहता है, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन रहता है, फिर टाइटल ऑफ द रिसर्च आर्टिकल रहता है, फिर लास्ट में जनरल का नाम आता है। तो क्या हो जाएगा, नेम ऑफ द ऑथर DBAC। आंसर क्या है, DBAC। ठीक है, क्योंकि ईयर ऑफ जनरल का नाम क्या रहता है, लास्ट में रहता है इसमें। अगला एक क्वेश्चन है, इन रेफरेंस रिटन इन APA स्टाइल द फर्स्ट नेम ऑथर इज फर्स्ट रिटन। देखिए, तो APA स्टाइल में फर्स्ट नेम को पहले लिखा जाता है क्या, गलत, लास्ट नेम को पहले लिखा जाता है। तो APA शैली में लिखे गए संदर्भ में लेखक का पहला नाम पहले लिखा जाता है, गलत है, जबकि किसको लिखा जाता है, लास्ट नेम को पहले लिखा जाता है। क्लियर। दूसरा हम लोग देखते हैं कि इन रेफरेंस रिटन इन APA स्टाइल द ईयर ऑफ पब्लिकेशन इज रिटन आफ्टर द पेज नंबर। तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन को क्या पेज नंबर के बाद लिखा जाता है, गलत, जबकि ईयर ऑफ पब्लिकेशन को APA स्टाइल में यहाँ पर देख सकते हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन को कब लिखा जा रहा है, ऑथर का लास्ट नेम है, फिर इनिशियल नेम है इसका, उसके बाद क्या है, ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन को लिख दिया जाता है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है ना, पहले ही लिख दिया जाता है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो बना है ये, है ना, आप अच्छे से समझिए इसको, फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को एक बार देखें, समझें, है ना, और पूरे डिटेल में इसको एक बार क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, डिफरेंसेस को भी मैंने बता दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।